सो हे गाइस, आज की इसमें बात करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस के चैप्टर 4 जो कि है मटेरियल्स, मैटर्स एंड नॉन मैटर्स। यहाँ पर जो है आपको कोई एक चीज़ मैं देता हूँ, मीन्स कोई मटेरियल देता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि बताओ वो चीज़ जो है क्या वो मेटल है या फिर वो नॉन मेटल है। तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे? मीन्स कुछ तो पता होना चाहिए ना आपको जानने के लिए कि आखिर कौन से चीज़ मेटल होते हैं, कौन से नॉन मेटल होते हैं। तो हाँ, यही चीज़ है आपको इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। ये जो है बहुत ही नया चैप्टर है आपके लिए, मीन्स क्लास 8 में आपका इसका स्टार्टिंग हुआ है। सो इसमें जो है बहुत सारे चीज़ को क्लैरिफाई नहीं किया गया, मतलब नहीं होता है कि ऊपर ऊपर से बता दिया गया इसके बारे में और जो है उसका अंदर डीप में नहीं बताया गया। और जो इसका डीप है वो आप जानोगे क्लास 10th में लगभग और 9th में। बट यहाँ पर जो है मैं आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहने नहीं दूंगा, मीन्स जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब जो है क्लियर कर दूंगा मैं आपका। तो चलिए, यहाँ पर जो है चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा गया है कि कुछ चीज़ जैसे कुछ मटेरियल्स लाइक आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इन सब चीज़ का आप यूज़ देखते हो घरों में। जैसे कि आयरन की चीज़ होते हैं, एल्यूमिनियम का आपको देखते हो कि घर में फॉइल होता है, मीन्स जिसको आप रैप करते हो फूड मटेरियल्स को रखने के लिए। कॉपर जो है इसका आप देखते हो कि कॉपर का वायर बनता है। तो ये सब चीज़ से आप जो है एकदम जान पहचान में हो, मतलब आप इन सब चीज़ को जानते हो ना। कुछ और मटेरियल्स है जैसे कि आप देखो यहाँ पर आयरन के बाद बताया हुआ है कोल के बारे में कि कोल हो गया, सल्फर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। यहाँ पर आपको लिखना है कि ये देखने में कैसे होते हैं, मीन्स क्या ये चमकीले होते हैं, मीन्स साइने, या फिर डल होते हैं। डल का मतलब होता है कि इसमें चमक ना होना, तो आपको इस चीज़ को फिलअप करना है। बाद में लिखा हुआ है इनके हार्डनेस को बताने के लिए, मतलब कि क्या ये बहुत हार्ड होते हैं या फिर थोड़े कम हार्ड होते हैं, मतलब इन सब चीज़ों को जो है यहाँ पर आपको बताना है एक एक करके, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया ना। इसके आगे क्या है, मटेरियल्स के बारे में बताया हुआ है कि चलो इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना कि चलो ये कैसे होते हैं, अपीयरेंस में इनका हार्डनेस कैसा होता है। बट आप ये सोचो कि आखिर ये हमें बताया क्यों गया है। तो देखिए, यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स को जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि आखिर वो होते कैसे हैं। क्या वो देखने में शाइनी होते हैं या फिर डल होते हैं, हार्डनेस उनका कैसा होता है, इवन जो है वो कंडक्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी या नहीं, मतलब उनके बारे में जानना है। और इसके लिए हम लोग जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। मतलब कि अगर आपको जानना है कि कोई चीज़ मेटल है या फिर नॉन मेटल, तो आप उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को देखोगे। फिजिकल का मतलब आप कह सकते हो स्थायी रूप से वो कैसा है, देखने में कैसा है, कंडक्शन उसका कैसा है, ये सब चीज़। चलो एग्जाम्पल से बताऊंगा जिससे सब क्लियर हो जाए आपका। यहाँ पर आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कि देखिए, जो ब्लैक स्मिथ मीन्स जो लोहार होता है, ठीक है, और उसके पास एक आयरन पीस है, मीन्स कोई लोहे का टुकड़ा है, उसको क्या करता है वो गर्म करता है, फिर उसको शेप में लाता है, जैसे स्पेड हो गया, सोवेल हो गया, एक्स हो गया, ये सब चीज़ को मतलब वो बनाता है। इवन जो है वो और भी बहुत सारे शेप्स देता है उसको, जैसे कि छड़ आप देखते होगे इसको, है ना, वो शेप देता है। आपका गेट हो गया, वो सब बनाता है। तो इस तरीके से वो बहुत अलग अलग शेप देता है। तो इसके लिए क्या करता है वो, तो वो हैमर इस्तेमाल करता है और जो उसको मतलब बहुत ज़ोर से मारता है जैसे कि उसका शेप चेंज हो जाए ना। अगर आपको एक लकड़ी का टुकड़ा दिया जाए और बोला जाए कि जितना तेज़ी में जो है आप हैमर से किसी लोहे को मार रहे हो, उतना ही तेज़ी में आप लकड़ी के टुकड़े पे मारो, तो कुछ ही वक्त में जो लकड़ी का टुकड़ा वो उसके बहुत सारे और टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन वही अगर आप आयरन पे मारते हो तो उसका टुकड़ा नहीं होगा, बल्कि उसका शेप चेंज होगा, वो फ्लैट हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर आपको एक्टिविटी में बताया गया है कि आप जो है आयरन नेल लीजिए। आयरन नेल मतलब जो कील होता है, ठीक है। आप उसके बाद एल्यूमिनियम वायर लीजिए, कोल मीन्स कोयले का पीस लीजिए और पेंसिल लीजिए। उसके ऊपर जो है जो हैमर है उससे आप मारिए। जब आप मारोगे तो आपको पता चलेगा कि आयरन नेल पे मीन्स कील पर आप मार रहे हो तो वो टूट नहीं रहा है, मीन्स वो चपटा हो रहा है, फ्लैट हो रहा है। बट वही आप कोल पे मारोगे तो उसके और भी टुकड़े हो जाएंगे। एल्यूमिनियम वायर पे अगर मारोगे तो वो भी जो है मतलब चपटा होगा, मीन्स लाइक फ्लैट होगा। वही अगर आप जो है पेंसिल लीड पर मारोगे तो वो जो है पूरा मतलब टुकड़े टुकड़े उसके हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो मैंने माना आपको आंसर ही बता दिया जो आपका टेबल 4.2 में जो है फिलअप करना है। बट अब जो है आप ये देखो चेंज इन शेप का, जो कि यहाँ पर आप जान गए। तो आपने अभी तक क्या देखा कि हमने देखा हार्डनेस के बारे में, ठीक है। फिर साइनी, साइनी को आप बोल सकते हो लस्टर। लस्टर मतलब होता है चमक कैसा है उसका, क्या वो डल है या फिर साइनिंग है। देन अभी हमने क्या देखा कि वो जो है कैसा है उसका शेप का, क्या वो फ्लैट हो पाता है या फिर टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ देखा उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मीन्स क्या बता सकते हैं कि जो आयरन नेल है, ठीक है, और जो एल्यूमिनियम वायर है उस पर आप चाहे जितना भी जोर से मारो वो जो है फ्लैट हो जाता है, मीन्स टुकड़ों में नहीं बढ़ता, वो फ्लैट होता है। और इस तरीके से अगर आप उस पर और जोर से मारते हो ना तो हो सकता है कि बाद में एकदम पतला सीट बन जाए, मीन्स क्या, यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है थिन सीट्स में वो कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यही यहाँ पर आप जैसे सिल्वर फॉइल लाइक आपने जो स्वीट्स, जब आप मिठाई खरीदते हो तो आपको ऊपर जो है किसी किसी मिठाई के जो है एक पतला सा चमकीला परत दिखता होगा,
वो परत रहता है आपका सिल्वर फॉइल का। तो यहाँ पे ये जो सिल्वर रहता है ना, उसको भी मतलब बहुत ज़्यादा उसको पतला बना दिया जाता है, एकदम फॉइल की एकदम बहुत पतला शीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है जो भी मिठाई होता है उसके ऊपर लगा के उसको सजावट बढ़ाने के लिए, मीन्स डेकोरेट करने के लिए। नाउ आप जो है एल्यूमिनियम फॉइल जो है इसको भी देखते होगे, आपके घर में ये इस्तेमाल होता है रैपिंग फूड, मीन्स जो फूड मटेरियल हो गया उसको रैप करने के लिए। इवन आप लोग जो है जब स्कूल जाते होगे तो उस समय अपने जो भी मतलब लंच में ले जाते होगे उसको रैप करके ले जाते होगे उसी से, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया कि चलो हम लोग इसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। नाउ यहाँ पर देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। मतलब ये जो हमने देखा कि लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, इसको हमने मारा बहुत जोर से, इसके ऊपर मतलब हैमर से मारा, तो ये क्या हुआ, थिन शीट में बदल गया। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। और ये प्रॉपर्टी होता है मेटल का। मतलब अगर आप जो है कोई मटेरियल कोई चीज़ उठाएं उसके ऊपर आप मार रहे हो, अगर वो टुकड़ों में बढ़ जाता है, मीन्स उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, तो वो मेटल नहीं है। बट अगर आप उसको मारते हो और वो टुकड़ों में ना बढ़ के उल्टा फ्लैट होता है, मीन्स एकदम पतला जैसे सीड्स की तरह फ्लैट होने लग जाता है, लाइक आयरन पे आप मारोगे जोर जोर से तो वो टूटेगा नहीं बल्कि वो फ्लैट होने लग जाएगा, तब वो क्या है, तो उसमें एक प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी की। और मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी किस में होती है, तो सिर्फ मेटल्स में। तो आप समझ जाओगे कि ये मेटल है। देखो एक्सेप्शन वैसे हर जगह होता है बट यहाँ पर उतना नहीं बताया गया, ठीक है। नाउ देखिए, तो ये प्रॉपर्टी से आपको पता चल गया कि अगर किसी चीज़ को आप मारते हो, ठीक है, जोर से, और अगर वो जो है थिन शीट में बदल जाता है, मीन्स वो चपटा होता है, टूटता नहीं है, तो वो किसका प्रॉपर्टी है, तो मेटल्स का। बट वही अगर आप देखोगे कोल को देखोगे, पेंसिल लीड को देखोगे, तो ये जो दो है ना, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है, तो अगर उस पर आप मारते हो तो वो सब टूट जाएंगे। तो ये जब टूट जा रहा है इसका मतलब इनके अंदर मेलेबिलिटी का प्रॉपर्टी नहीं, मीन्स ये जो मेलेबिलिटी उनके अंदर नहीं है, इस वजह से वो क्या है, तो नॉन मेटल है। तो मेटल नॉन मेटल का पहचान लिया आपने एक तरीके से। ना इसके आगे देखो, आप लोग एक घर में जो भी बर्तन होगा, ठीक है, जिसके ऊपर मेटेलिक पैन जैसे हो गया और भी कोई भी बर्तन हो गया, यूटेंसिल्स कोई भी होगा, आप देखते हो उसका जो हैंडल होता है ना, वो या तो रबर का प्लास्टिक का या फिर वुडन हैंडल होता है। तो ये जो प्लास्टिक और वुडन हैंडल रहता है, तो मान लेते हैं आप कुछ बना रहे हो, ठीक है, आप मेटेलिक पैन जो है उसको हीट करके उसको कुछ बना रहे हो, तो आप जो वो पार्ट को छूते हो जो कि प्लास्टिक और वुडन का रहता है वो गर्म नहीं होता है। बट वही अगर आप मेटेलिक पार्ट को छूओगे, ठीक है, तो आपको हाथ जल जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आती है वो है कंडक्शन की। मतलब कि जो मेटल है, आपने जो है पैन को गर्म करने पे रख दिया, उसमें आप कुछ बना रहे हो, तो अगर आप मेटल पार्ट को छूओगे तो आपका हाथ जलता है। इसका मतलब कि वो जो हीट है उसको कंडक्ट कर रहा है। कंडक्शन मतलब कि उसको जो है पूरा फैला रहा है उस सरफेस पे। तो ये किसका प्रॉपर्टी होता है, तो मेटल्स का। ना वही जो है आपका प्लास्टिक हो गया, वुडन हैंडल हो गया, इसको आपने छुआ तो वो गर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर हीट फ्लो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर कंडक्शन नहीं है, मतलब हीट जो है इसमें नहीं आ पा रहा है। तो ये प्रॉपर्टी किसका हो गया, ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल का। तो आप इससे भी जान सकते हो कि जो मेटल होते हैं वो कंडक्ट करते हैं हीट को, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो कंडक्ट नहीं करते हैं हीट को। दूसरा एक और एग्जाम्पल है इलेक्ट्रीशियन का। जैसे कि आप देखते हो कोई भी आता है इलेक्ट्रीशियन आपके घर में, ठीक है, उसको तो जब भी वो इलेक्ट्रिक का काम करता है तो उसका स्क्रू ड्राइवर होता है, उसके ऊपर भी जो है हैंडल पे आपका प्लास्टिक हो गया, इन सब का जो है ऊपर लगा रहता है। इवन वुडन का भी जो है ऊपर से एक के हैंडल टाइप में रहता है या फिर कवर आप कह सकते हो। तो यहाँ पर वो यूज़ करता है। तो जो मेटेलिक जो हो गया, जहाँ पर मेटल्स है, अगर मान लेते हैं लाइट है अभी, ठीक है, उसने कोई प्रॉब्लम हुआ है, वो सही कर रहा है, तो वहाँ पर अगर वो प्लास्टिक को छूता है तो उसको वहाँ पर करंट नहीं मारता है। बट अगर वही जो है उस मेटल के हिस्से को गलती से भी छू देगा तो उसको करंट मार देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है मेटल में, मीन्स यहाँ पर जो है कंडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। और अभी जस्ट हमने ऊपर क्या देखा था कि कंडक्शन हो रहा था हीट का। बट वही प्लास्टिक और अगर रहता है वुडन कोई भी अगर ऊपर का सरफेस उसका, तब क्या होगा, तो वहाँ पर जो है कंडक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का। इवन हमने ऊपर देखा कि वहाँ पर हीट का भी कंडक्शन नहीं होता है। तो आप कंडक्शन को देख सकते हो कि जो प्लास्टिक हो गया, ठीक है, वुडन हो गया, ये सब क्या है, तो पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब ये जो है कंडक्ट नहीं करते हैं। वही जो आप देख सकते हो मेटेलिक पैन हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, एल्यूमिनियम जो ये सब हो गया, ये सब होते हैं आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और या इलेक्ट्रिसिटी जो चीज़ होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मेटल हम लोग बोलते हैं। तो कंडक्शन से भी आप समझ सकते हैं, अगर आपके टीचर पूछते हैं कि ये जो चीज़ है ये इलेक्ट्रिसिटी और जो हीट को कंडक्ट कर सकता है, तो आप सीधे बोलोगे कि वो जो चीज़ है वो क्या है, एक मेटल है। बट अगर वही बोलेंगे कि ये जो चीज़ है ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं कर सकता, तो आप बोल दोगे कि वो चीज़ जो क्या है, नॉन मेटल है, क्योंकि ये इन दोनों का प्रॉपर्टी हो गया। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने जान लिया।
यही चीज़ को यहाँ पर आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो आप इसको फिलअप कर सकते हो ईजिली। नाउ यहाँ पर आयरन रॉड, नेल, कॉपर वायर, जैसे अभी मैंने बताया कि ये सब इस्तेमाल होते हैं, ये सब गुड कंडक्टर होते हैं। और ये गुड कंडक्टर है, इसका मतलब ये सब क्या है, तो ये सब आपके मेटल्स हैं। ये सब चीज़ आपने क्लास 6 में वैसे जाना होगा। लाइक ये जो एक्टिविटी आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर जो है एक कील लगाया गया है जो कि मेटल का होता है, उसको लगाया गया, बैटरी से बीच में जोड़ दिया गया है, तो ये कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, इस वजह से जो है वहाँ पर बल्ब जल पा रहा है। लेकिन वहीं अगर उसके बीच में अगर प्लास्टिक लगा दोगे या फिर वुडन हैंडल लगा दोगे या फिर वुडन का कोई भी चीज़, तो वहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो आप जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं किया तो वहाँ पर बल्ब नहीं जलेगा। तो इससे क्या हुआ, तो आप बोल सकते हो कि वो चीज़ जो है नॉन मेटल है। तो ये हो गया। नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मतलब ये जो आपने देखा कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर, इनके वायर्स बनते हैं, तो वायर बनते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, ये आपका डक्टिलिटी कहलाता है। लाइक इनको वायर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये लोग जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया ना, उसको क्या करते हैं, कंडक्ट कर पाते हैं, मतलब कि उसको फ्लो देते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इस वजह से इनको क्या कर सकते हैं हम लोग, वायर्स में भी बदल सकते हैं, क्योंकि ये मेटल्स भी होते हैं। और मेटल्स को हमने देखा कि वो जो है चाहे कितना ही मारोगे वो थिन शीट में चेंज हो जाते हैं, इवन जो आप उसको अलग शेप भी दे सकते हो। तो ये जो प्रॉपर्टी हो गया आपका डक्टिलिटी हो गया। तो सिंपल आप कह सकते हो कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये मेटल का प्रॉपर्टी है, बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। वही आप नॉन मेटल को देखोगे तो नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होता है, मीन्स डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं होता है। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट होगा क्लियर। इससे आपको एक चीज़ तो पता चल रहा होगा कि नॉन मेटल और मेटल लगभग दोनों एकदम अपोजिट हैं। अगर मेटल जो है उसको आप थिन शीट में बदल सकते हो तो नॉन मेटल को नहीं बदल सकते हो। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो नॉन मेटल नहीं है। ये जो है आपका ड्रॉन हो सकता है वायर में, मेटल तो जो नॉन मेटल है वो नहीं हो सकता है। तो आप देख सकते हो एकदम जस्ट अपोजिट लग रहा है। देखो एक्सेप्शन तो हर जगह होता है, बट क्लास 8 है तो ज़्यादा नहीं बताया गया, थोड़ा बहुत यहाँ पर बताया हुआ उसको मैं आपको शो कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर साउंड को लेकर बताया गया। आप मंदिर में जाते होगे, ठीक है, तो आप देखते हो कि वहाँ पर जो घंटी लगा रहता है, मीन जो बेल लगा रहता है, वो आपका किसका होता है, तो मेटल का होता है, ठीक है। वहाँ पे वुडन क्यों नहीं होता, मतलब लकड़ी का, प्लास्टिक का बना हुआ घंटी क्यों नहीं होता है, तो सिंपल सा बात है इसलिए क्योंकि जब भी दो मेटल टकराते हैं, मीन्स जो लोहे का वो बना हुआ होगा, ठीक है, या फिर किसी भी मेटल का वो बना हुआ रहता है, तो जब दो मेटल टकराते हैं ना तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स झंझनाहट वाला जो साउंड बोलते हैं ना वैसा। बट वही अगर आप दो लकड़ी को मतलब मारोगे एक साथ तो वहाँ पर रिंगिंग साउंड नहीं आएगा। इवन प्लास्टिक को भी मारोगे एक साथ तो रिंगिंग साउंड नहीं आएगा। तो ये जो आपका बोल सकते हो कि ये जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे दो मेटल्स को मैंने मारा एक साथ, तो यहाँ पर जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है मेटल का। तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होना क्या है, एक प्रॉपर्टी है मेटल का। देखिए, द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड, उनको जब एक साथ बजाया जाए, ठीक है, तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आप सिंपली समझ गए हैं कि मेटल्स को अगर बजाया जाए तो वहाँ पर आपका एक रिंगिंग साउंड आएगा। अब एग्जाम्पल यहाँ पर क्या बताया गया कि देखो, एक मैंने ले लिया लकड़ी और दूसरी जगह ले लिया एक लोहा। अब उन दोनों को मैंने मारा, तो क्या यहाँ पर रिंगिंग साउंड होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो लकड़ी जब टकराएगा लोहे से या फिर लोहा जब टकरा रहा है लकड़ी से, तो यहाँ पर अलग अलग है, एक नॉन मेटल है, एक मेटल है। इस वजह से यहाँ पर जाकर रिंगिंग साउंड नहीं होगा, क्योंकि दो मेटल्स जरूरी होते हैं और रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि नॉन मेटल का प्रॉपर्टी में ही होता है कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, इवन वो चाहे किसी चीज़ से टकराते हो। तो आप समझ चुके हो इस चीज़ को कि यहाँ पर मेटल्स क्या है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं और नॉन मेटल नहीं करते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी होता है जो कि ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सोनोरस। मतलब कि वो क्या है, सोनोरस है, मतलब वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी सोनोरस। समझ गए आप इस चीज़ को ना। यहाँ पर भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप ये मेटल्स की प्रॉपर्टी जानते हो, वही नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते हैं। इतने सारे चीज़ को समझने से आप एक चीज़ तो जान गए, एकदम शुरू से देखो आप, जो भी मटेरियल, कोई भी चीज़ अगर हार्ड है, मीन्स थोड़ा सख्त है, लस्ट्रस, लस्ट्रा मतलब होता है शाइनी, मीन्स चमकीला है, उसमें चमक है। मेलेबल मतलब कि आप उसको सीट में कन्वर्ट कर सकते हो। डक्टाइल इसका मतलब आप उसको वायर बना सकते हो, उसको वायर में मतलब चेंज कर सकते हो, ठीक है। सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड वो प्रोड्यूस करता है। और साथ में अगर वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो क्या है, एक मेटल है। इस चीज़ को यहाँ पर याद कर लो। वही एकदम नॉन मेटल के पास जाओगे ना तो एकदम इसका जस्ट अपोजिट होता है, ना वो हार्ड होता है, ना वो लस्ट्रस होता है, ना वो मेलेबल होता है, ना डक्टाइल, ना सोनोरस, इवन वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होता है।
बट हाँ यहाँ पर भी आप बोल रहे हो कि यार एक्सेप्शन होता है, तो हाँ यहाँ पर भी एक्सेप्शन होता है। जितना बताया गया उतना तो बता दूंगा, बट ज़्यादा अगर आप डीप में जाओगे तो क्लास 8 है तो समझ नहीं पाओगे। बट हाँ इतना याद रखो कि एक्सेप्शन हर जगह है, साइंस का यही फंडा है। इस वजह से मुझे साइंस जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ सिंपल नहीं है, जो भी चीज़ है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है जो कि आपको घुमा देगा एक बार में। चलो यहाँ पर आपको इसने एग्जाम्पल दे दिया। द मेटल्स में ये सारे प्रॉपर्टीज़ होंगे बट नॉन मेटल्स में नहीं होंगे। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर बताया गया है, देखो मटेरियल्स जैसे कि कोल सल्फर हो गया, ये सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं देखने में, यहाँ तक कि ये जो आपका अगर मारोगे तो वो जो है एकदम पाउडर बन सकते हैं। उनमें कोई सोनोरस नहीं होता, मतलब कोई भी वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इवन वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को भी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गया नॉन मेटल का, सिंपली मेटल का जस्ट उल्टा। एग्जाम्पल दे दिया गया जैसे सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, एक्सेट्रा। चलो एक्सेप्शन की बात की दे ही दिया यहाँ पर एक एग्जाम्पल, मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम, एक सेकेंड, हाँ मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम हो गया आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ। अभी मैंने क्या बताया था कि मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बट यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि सोडियम और पोटेशियम को आप नाइफ से कट कर सकते हो, चाकू से काट सकते हो। तो ये क्या हो गया, तो एकदम एक्सेप्शन में आ गया आपका। तो यही चीज़ है आपका साइंस में, कहीं ना कहीं उसका घुस जाता है एक्सेप्शन। तो ये बता दिया गया कि सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, इसको याद कर लेना आप, एसपी से याद कर सकते हो, लाइक डीएम होता है उसी तरह का एसपी होता है। ट्रिक अपना लगा सकते हो आप कुछ भी याद करने के लिए। तो एग्जाम में आ सकता है कौन से वो दो मैटर्स है, वैसे क्लास 8 में ऐसा ही आता है, जो कि आपको नाइफ से काटे जा सकते हैं। तो आप सोडियम और पोटेशियम लिखना। अब देखो मरकरी, मरकरी के बारे में क्या बताया हुआ है, इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। अभी हमने क्या बात किया कि मेटल्स हार्ड होते हैं, ठीक है, इवन हमने बताया कि वो जो है आपका डक्टाइल है, मेलेबल है, बट यहाँ पर देखने को क्या मिला है कि जब मरकरी लिक्विड स्टेट में फाउंड होता है, लिक्विड स्टेट में सोचो तो क्या वो डक्टाइल हो पाए, क्या उसको थिन स्टेट में बदल पाएंगे, क्या हम उसको वायर बना पाएंगे, क्या इसमें जो आपका हार्ड है वो तो नहीं। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ तो नहीं है मेटल्स के, बट हाँ मरकरी भी मेटल है। तो ये एक्सेप्शन में आ गया। देखो यहाँ पर खुद अपने आप ये लास्ट में लिख देता है एट रूम टेम्परेचर, इसको भी याद कर सकते हो आप। तो ये हो गया फिजिकल, मीन्स वास्तविक में आखिर वो कैसे है, मीन्स ऊपर ऊपर से हमने जान लिया इनके बारे में, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में आप देख सकते हो कि उसको रिएक्ट कराते हैं। हम लोग देखते हैं कि आखिर उसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो वो कौन कौन से चेंजेस आएंगे उसके अंदर, क्या कोई नया चीज़ बनता है कि नहीं बनता है, तो कैसा बनता है, तो उन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा और जो है डीप में जानते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मीन्स यहाँ पर जो है रिएक्शन करवाए जाएंगे और भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखे जाएंगे। तो पहले बताया हुआ है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। चलो तो इसमें बताया हुआ है कि आपने देखा है आयरन को, उसके ऊपर जो रस्ट लग जाता है, मीन जो जंग लग जाता है, लाइक आयरन हो गया उसके बाद ब्राउन टाइप का कुछ देखते हो ना, रस्ट ऊपर से आ जाता है। तो इसी को बताया गया है कि देखो, और यहाँ पर मैग्नीशियम के बारे में बताया हुआ है। लाइक मैग्नीशियम रिबन का आपको बताया गया कि आपने एक्टिविटी किया हुआ है क्लास 7 में, जिसको आपने उसको जलाया था। तो यहाँ पर इन दोनों के बारे में बता के लिखा हुआ है कि देखो जब ये आपका आयरन है, ठीक है, आयरन हो गया, एंड जो ऑक्सीजन है, जब ये रिएक्ट करते हैं इसके साथ साथ वाटर, लाइक आप देखते हो जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें क्या है, तो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे गैसेज हैं, साथ में वाटर पार्टिकल्स भी होते हैं, मीन्स मॉइस्चर आप जिसको बोलते होगे, नमी होना अंदर। बारिश के मौसम में देखते हो बहुत चिपचिपापन होता होगा आप लोगों को, तो वो किस वजह से होता है, तो मॉइस्चर की वजह से। तो यहाँ पर इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए बोला गया है कि बताओ जब आयरन, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जब ये रिएक्ट करेंगे तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा। तो हाँ भाई मैं जानता हूँ ये चीज़ जो है एक्सप्लेन नहीं किया गया है क्लास 8 में, इसका जो बोलते हैं ना बेसिक स्टार्ट होता है क्लास 9 से, बट मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होगा, देखो आयरन को ब्रैकेट में Fe लिखा हुआ है, Fe मतलब फेरस, आप बोल सकते हो अदर नेम ऑफ आयरन कह सकते हो उसको, ठीक है, Fe ब्रैकेट OH, सॉरी यहाँ पर मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, ठीक है, सो OH और ट्वाइस। नाउ देन सेकेंड वाला जो है मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम और जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर बनेगा आपका MgO। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि भाई कौन कौन से जो लेटर है वो बड़े हैं छोटे, इनका ध्यान देना पड़ता है। इवन जो है आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रैकेट में आप 2 लिखा हुआ है साइड में, तो आप सोचो ये कहाँ से आ गया। तो ये सब चीज़ जो है वो क्लास 9th में जो है चैप्टर में पढ़ना है, जिसके अंदर आप जो इसको पूरा डिटेल में जानोगे कि ये सब होता है आपका आयोनिक चार्ज की वजह से, कि आखिर कैसा आयोनिक चार्ज है किसी मेटल का, वो सब पे डिपेंड करता है। सो हाँ इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, अभी के लिए इसको याद कर लो, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर आप सोचोगे कि यार ये कहाँ से आ गया। तो ये सब चीज़ 9th में पढ़ाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर जो एक्टिविटी दिया गया वो यही है आयरन को लेकर। यहाँ पे जो आयरन पे जो रस्ट लगा रहता है उसको क्या करो आप लो और पानी में डाल दो,
पानी में डाल दिया आपने। अब आप जो है एक लिथमस पेपर लो, कौन सा लिथमस, तो रेड लिथमस पेपर। आप जब रेड लिथमस पेपर जो है वहाँ पर उसको चेक करोगे तो वहाँ पर वो जो है टर्न हो जाएगा ब्लू में। और आप ये जानते होगे, आपने ये पढ़ा भी होगा कि जब रेड लिथमस पेपर जब ब्लू में चेंज होता है, ठीक है, तो वो जो चीज़ होता है वो होता है आपका बेसिक। तो यहाँ पर देखो आयरन था, उसके ऊपर रस्ट लगा, मीन्स मेटल। रस्ट कैसे लगा, मीन्स जब आयरन जो है वो रिएक्ट किया ऑक्सीजन से। मीन्स यहाँ पर आप एक चीज़ कंक्लूड करो, एकदम इजी में बता रहा हूँ, देखो मेटल ऑक्साइड, मेटल कोई भी हो, मेटल जब रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन से, तो वो अपना क्या फॉर्मेशन कर रहा है, मेटल ऑक्साइड। और जो मेटल ऑक्साइड होता है वो होता है बेसिक इन नेचर, ठीक है। जब भी आप उसको कोई भी मेटल ऑक्साइड हो गया, कोई भी मेटल ले लो, ठीक है, कॉपर हो गया, कोई भी मेटल, वो जो होगा आपका रेड लिथमस ब्लू होगा। इसका मतलब कि वो क्या है, वो बेसिक है। बट वही नॉन मेटल ऑक्साइड ले लो, कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड होता है ना, वो आपका जब उसको चेक करोगे ना तो आपका क्या होगा, तो ब्लू लिथमस रेड होगा, मीन्स वो आपका एसिडिक होता है। तो आप इसको याद कर लेना कि मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक होता है और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है। वैसे ये भी 9th का है बट मैंने बता दिया। चलो आपने एक चीज़ देख लिया कि आयरन क्या होता है, रस्ट होता है, मीन्स उसके वजह से जंग लग जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहा है, डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड, आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स। यहाँ पर ये बोल रही है जो लड़की है कि देखो मैंने जो है कॉपर के जो भी बर्तन होते हैं ना उसके ऊपर ग्रीन कलर का ग्रीनिश जो है लेयर ऊपर देखा हुआ है, तो क्या कॉपर भी जो है क्या वो भी रस्ट होता है। तो देखो मैं पहले सिंपल में बता दूँ, देखो यहाँ पर कॉपर जो है कोरोड हो रहा है, नॉट रस्ट। यहाँ पर कॉपर क्या हो रहा है, कोरोड। अब आप बोल रहे हो कि कोरोड और रस्ट में क्या अंतर है, तो देखो जो रस्ट है वो एक तरह से कोरोजन का ही पार्ट है, लेकिन कोरोजन में आप कह सकते हो कि कॉपर जो है ये कोरोड हो रहा है, मतलब कि वो रिएक्ट करके जो है अपना कोई लेयर बना रहा है, लाइक यहाँ पे ग्रीन्स लेयर हो गया, कॉपर हो गया, या फिर कोई भी मेटल हो गया, यहाँ तक वुड हो गया, वो सब भी क्या होते हैं, तो कोरोड होते हैं, ठीक है, एक तरह से खराब होना कह सकते हो। और जो ये रस्ट जो वर्ड है ये आपका कब यूज़ किया जाता है, जब आयरन या फिर आयरन से बने हुए जो भी चीज़ होते हैं वो जो है आपका कोरोड होते हैं। मतलब कि करोजन जो है सबके लिए इस्तेमाल होता है, कोई भी चीज़ खराब हो रहा है लाइक करके, लाइक मेटल्स में हो गया, लाइक यहाँ पे कॉपर जो है इसके ऊपर ग्रीनिश डिपॉजिट हो रहा है, तो ये करोजन यहाँ पे हो गया प्रोसेस। बट जो रस्ट है इसको कब इस्तेमाल किया जाता है, तो सिर्फ आयरन के साथ। जो आयरन है ना उसमें जो वो रस्ट बन रहा है वो भी एक करोजन ही है, बट यहाँ पर हम लोग उस करोजन को जो है एक अलग नेम दे दिए, आयरन के साथ जो हो रहा है उसको हम लोग रस्ट कहते हैं। आयरन हो गया, आयरन ओर हो गया, लाइक जो आपका स्टील बनता है उस पर भी जो आपका वो करोजन होता है ना उसको हम लोग रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो करोजन और रस्ट में यही डिफरेंस है कि आयरन के साथ अगर करोजन हो तो उसको रस्ट कहते हैं। मैं जानता हूँ थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, बट हाँ बस सिंपल यही है कि आयरन और आयरन से बने हुए जो भी चीज़ होते हैं, ठीक है, जैसे आयरन ओर जिसको हम लोग कहते हैं, वो सब के अंदर जो भी करोजन होता है उसको हम लोग रस्ट कहते हैं। बट वही जो कॉपर में करोजन होता है उसको हम लोग मेनली करोजन ही कहते हैं। रस्ट एक अलग टर्म ही बना दिया गया है जो आयरन से जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखो यही बताया, देखो कॉपर वेसल जो गया, अगर आप उसको मॉइस्ट चेयर में, मतलब इसमें नमी होता है उसमें छोड़ देते हो तो उस पर एक डल ग्रीन कोटिंग आता है, मीन्स लेयर टाइप का आता है। द ग्रीन मटेरियल इज़ अ मिक्सचर ऑफ, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, द ग्रीन मटेरियल इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड जो कि है CuOH2 OH, ठीक है, 2, देन कॉपर कार्बोनेट CuCO3, और द फॉलोइंग इज रिएक्शन ऑफ, यहाँ पे ये जो 2 दिख रहा है ना ये बैलेंस किया हुआ है, ये क्लास 9th का है, मैं जानता हूँ बहुत कन्फ्यूजन वाली चीज़ है बट याद कर लो अभी के लिए, क्लास 9th में जान लेना इसको। तो ये कॉपर हो गया, ठीक है, कॉपर Cu, देन ये रिएक्ट कर रहा है H2O मीन्स वाटर से, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड से, और O2 मीन्स ऑक्सीजन से। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, CuOH ट्वाइस और CuCO3, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो रहा है साथ में। तो यही आप बोल रहे हो कि ये जो मिलकर जो है, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, तो एक ग्रीनिश लेयर जो है आपका फॉर्म कर रहे हैं। तो आप इसको समझ गए। तो यहाँ पर आपका जो भी ये देख रहे हो आप Cu और उसके बाद H2O, ये सब जो चीज़ है आपको दिखाया जा रहा है, ये सब आपको क्लास 9th में वैसे जानना है, बट यहाँ पर आप इसको याद कर लो, बहुत अच्छा रहेगा ना। मैग्नीशियम रिबन जिसका एक्टिविटी आपने क्लास 7 में किया हुआ है उसको बताया गया है कि मैग्नीशियम रिबन जब जल जाता है, ठीक है, तो उसका जो राख रहता है ना, मीन्स ऐस रहता है, उसको उठाओ, उसको पानी में डाल दो, पानी में डालो, उसके बाद उस पर भी जो है लिथमस पेपर आप लगा के देखो कि वो आखिर किस रंग में चेंज हो रहा है। जब आप लिथमस पेपर लगाओगे ना तो यहाँ पर ये भी रेड लिथमस ब्लू होगा चेंज, लाइक यहाँ पर आपने अभी देखा था आयरन के साथ, वो भी क्या था, रेड लिथमस ब्लू हो रहा था, तो वो भी रेड लिथमस ब्लू ही होगा। और इसका मतलब कि वो क्या है, बेसिक इन नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ना कि
द एस ऑब्टेंड, ठीक है, सिंपली यहाँ पर देखो दिस एस ऑब्टेंड इन वाटर इज टेस्टेड फॉर एसिडिक एंड बेसिक नेचर के लिए आपको टेस्ट किया गया। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, द रेड लिथमस टर्न्स ब्लू, सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक, सो जनरली मेटेलिक ऑक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। याद हो गया। वही इसका उल्टा देखोगे तो नॉन मेटेलिक या फिर नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। याद हो गया, इस चीज़ को कर लो। चलो यहाँ पर वैसे ही बताया नहीं हुआ है नॉन मेटल के बारे में, लेकिन मैं बता दिया। चलो यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है, इसमें जो है आपको डिफ्लैग्रेटिंग स्पून, इसको आप कह सकते हो, ये आपका एक डिफ्लैग्रेटिंग स्पून है, यहाँ पर स्पून सॉरी, देख सकते हो आप, जो मतलब जो कि एकदम देख सकते हो एकदम सेफ्टी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर जो है आप हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, उसको आप रखते हो यहाँ पर, कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करना हुआ तो यहाँ पर बोला गया कि आप जो है जो ये स्पून है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से बना सकते हो। इसके अंदर जो है आप सल्फ़र रख दो, सल्फ़र रखा आपने, सल्फ़र को रखो और जो है उसको गर्म करो। मीन्स जब से इसमें रख दिया आपने सल्फ़र यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपने सल्फ़र रखा, इसको गर्म किया ना, तो यहाँ पर आपका ये जब जलना शुरू हो जाए तो उसको इस तरीके के जो ग्लास का जो रहता है, ठीक है, इसके अंदर आप उसको डाल दो। डालोगे इसके अंदर जो भी उसका जलने के बाद वेपर निकलेगा उसको बाहर मत जाने दो, बाहर वो नहीं जाएगा, ठीक है। देन जो है वो वहाँ पर थोड़ा सा पानी जो है, ठीक है, उसमें डालो। पानी आप डालोगे ना इस जार में, तो क्या होगा, जो वेपर होगा वो थोड़ा पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। मिक्स होगा, वहाँ पर आप चेक करो लिथमस पेपर डालकर। तो यहाँ पर जब आप लिथमस पेपर डालोगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ पता चलेगा कि देखो यहाँ पर वैसे कुछ दिया हुआ है, यही चीज़ लेकर कि कुछ बेस है यहाँ पर। वैसे ये मैं उसको समझाता हूँ, एक सेकंड, पहले आप इसको देख लो। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल रिएक्शन जो आपका पूरा प्रोसेस है, इसमें देखो आपने सल्फर इस्तेमाल किया, ऑक्सीजन जो है इसके प्रेजेंस में क्या हुआ, उसको बर्न किया, मतलब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करना शुरू कर दिया, तो इससे क्या आपका बना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस था, मतलब जो गैस जो कि उसमें बना था, ठीक है, उसको आपने पानी में थोड़ा सा मिला दिया। जैसे इसको पानी में मिलाया वो आपका बन गया सल्फरस एसिड, ठीक है। वो जो एसिड बना तो द रिएक्शन कैन बी गिवन एज सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वाटर H2O गिव्स आपका H2SO3। तो ये जो सल्फ्यूरस जो एसिड है ये टर्न होता है ब्लू लिथमस रेड, मतलब कि ये क्या है, एसिडिक है। तो सिंपली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। इसको भी आपने एक एग्जांपल समझ लिया, सारे जो भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब यहाँ पर भी एक्सेप्शन आता है जो कि 9th में आपको पढ़ना है, वैसे मैं बता दूँ। जो आयरन हो गया ना, ठीक है, इसका एक ऑक्साइड होता है जो कि एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्लास 9 का चीज़ है ये। इसमें क्या वो देखते हैं, डिपेंड करता है कि आप जो किसके साथ इसको रिएक्ट कर रहे हो, तो वो अपना प्रॉपर्टी चेंज कर लेता है, कभी एसिडिक हो जाएगा कभी बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन का बात था, बट यहाँ पर आप समझ लो सिंपली कि ऑक्साइड नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। चलो इसको भी आपने समझ लिया। ऊपर ये जो आप देख रहे हो ना बॉक्स, ये तो वैसे आपका टीचर की तरह कराने वाला है, जिसके अंदर वो जो है आपको कुछ मेटल्स ये सब देंगे और कुछ नॉन मेटल्स देंगे, उसको बताएंगे कि ये एसिडिक है, ये बेसिक है, इन सब चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर आपका जो स्कूल है ये जो बंद है, इस वजह से हो सकता है कि आप लोग जो है एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो। सो हाँ, दिक्कत हो रहा है, बट यहाँ पर मैं आपको एक्टिविटी इसलिए समझा रहा हूँ जिससे कि आप समझ जाओ, कम से कम करके देखने में और समझने में थोड़ा अंतर तो होता है, बट हाँ मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ कि आप इसको समझ जाओ। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख लिया हमने, अब रिएक्शन विथ वाटर देखते हैं, पानी के साथ। चलो यहाँ पर एक एक्सेप्शन वाली बात बताई गई है, सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। सोडियम मेटल बहुत रिएक्टिव होता है, ये जो है ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, मतलब इतना रिएक्टिव होता है। मतलब अगर आप सोडियम मेटल को अगर खुले में छोड़ दोगे और जो आपका एटमॉस्फेयर इसमें ऑक्सीजन है उसमें वाटर पार्टिकल्स होंगे ना, मतलब थोड़ा मॉइस्चर होगा, तो वो रिएक्ट कर जाएगा, मीन्स उसमें आग लग जाएगा। इवन अगर उसको पानी में आप सोडियम मेटल को डायरेक्ट फेंकते हो ना, तो उसमें एकदम से आग लगेगा, एक्सप्लोजन टाइप का होगा, छोटा सा ही होगा बट हाँ एक्सप्लोजन टाइप का होगा, और उसमें से बहुत ज़्यादा जो है हीट निकलता है। इस वजह से सोडियम को अब आप समझ सकते हो कि भाई उसको खुले में रख नहीं सकते हैं, नहीं तो ऑक्सीजन हो गया या फिर वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए उसको जो है कैरोसिन के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना। तो सोडियम मेटल कहाँ रखा जाता है, कैरोसिन के अंदर, कि कैरोसिन में जो है वहाँ पर आपका ऑक्सीजन भी नहीं होगा और वाटर के जो भी पार्टिकल्स जैसे H2O होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, जिससे कि वो जो है रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे सोडियम का एक्टिविटी दिया गया आपको कि सोडियम मेटल को लो, आप निकालो उसको कैरोसिन से, कट करो पीस में, सोडियम मेटल कट हो जाता है, ठीक है, नाइफ से इजीली। जैसे ही कट करोगे उसको बहुत पतला पीस, बहुत छोटा सा, नहीं तो जो आप एक रबर जो आपका होता है इरेजर जिसको आप कहते हो, ठीक है ना,
उसके साइज़ का भी रहोगे तो बहुत बड़ा एक्सप्लोड करता है वो। इससे तुम छोटा सा पीस में काटो उसको, और जो है आप देखो उसको पानी में डालोगे जैसे यहाँ पर, तो वो इस तरीके से आग पकड़ लेगा, पानी में जाते ही आग पकड़ लेगा, देखो कैसा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोडियम एक मेटल है, तो अब सिंपल सा बात हो गया। यहाँ पर इसको चेक करने का बताया कि आखिर लिथमस पेपर पे कैसा होगा, मीन्स क्या ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है सोडियम जो है वाटर के साथ बहुत तेज़ी में रिएक्ट करता है। वाटर के साथ कैसा है, सोडियम एक मेटल है जो कि बहुत तेज़ी में वाटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ थोड़ा स्लो, बट हाँ वाटर से बहुत तेज। वैसे जो अदर मेटल्स हो गए वो सब नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो सोडियम एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये जो आयरन हो गया उसको पानी में डालोगे तो ऐसे तो नहीं कि वो एकदम से जंग खा जाएगा, मतलब उस पर जंग आ जाएगा, नहीं। वहाँ पर आयरन हो गया या फिर जो दूसरे मेटल होते हैं वो इतना जल्दी नहीं रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, बट सोडियम कर जाता है। तो ये आपका एक्सेप्शन टाइप का हो गया। सो यहाँ पर अभी हमने जैसे देखा कि सोडियम एक मेटल है, उसको भी वाटर में डाला गया, मीन्स वहाँ पर भी उसको रिएक्ट कराया गया। तो यहाँ पर जो सोडियम जो है ये अगर आप इसको चेक करोगे ना, तो एक तरह से मैंने अभी क्या बताया कि ये एक मेटल है ना, यहाँ पर इसको वाटर में डाला गया है, ठीक है। तो वाटर में भी H2O होता है, मीन्स ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, इसका मतलब वो सबसे रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से भी। तो यहाँ पर जो है आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है। सिंपल में आप समझो यहाँ पर कि ये जो सोडियम मेटल है ना, ये बेसिक सॉल्यूशन है, मीन्स जब ये जो है रिएक्ट किया आपका वाटर के साथ, यहाँ पर जो है मेटल होने की वजह से यहाँ पर ये क्या है, एक बेसिक है। तो इसको आपने समझ लिया ना। नॉन मेटल्स जो देख लो आप, नॉन मेटल जो होते हैं जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। मीन्स देखो जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं बट बहुत स्लोली करते हैं, बट सोडियम मेटल एक ऐसा है जो कि वाटर के साथ ही बहुत तेज़ी में रिएक्ट करता है। बट नॉन मेटल का देखो, नॉन मेटल जो है जनरली लगभग रिएक्ट करते ही नहीं हैं, आपके वाटर हो, ठीक है, इवन एयर के साथ भी जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है, जैसे कि फॉस्फोरस, ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। मीन्स सच नॉन मेटल आर स्टोर इन वाटर, मीन्स ऐसे भी नॉन मेटल है जो कि बहुत जल्दी जो है आपका एयर से रिएक्ट कर जाते हैं। नॉन मेटल वैसे जनरली वाटर एयर से रिएक्ट नहीं करते हैं, बट ये भी एक्सेप्शन में बताया हुआ है कि जो फॉस्फोरस है ये बहुत जल्दी जो है रिएक्ट कर जाता है, किससे, तो एयर से। इस वजह से इसको कहाँ रखा जाता है, वाटर के अंदर ना। यहाँ पर कोई चीज़ जो है वो रिएक्ट कर जा रहा है वाटर से, लाइक आपने अभी देखा सोडियम वाटर से और एयर से रिएक्ट कर जा रहा है, इसको केरोसिन में रखा जा रहा है। फॉस्फोरस जो है वो आपका एयर से रिएक्ट कर जा रहा है, लेकिन वाटर से नहीं, से उसको वाटर में रखा जा रहा है। मीन सबका देखा जाता है कि आखिर वो किस चीज़ में सेफली रखा जा सकता है, उसको वहीं पर रखा जाता है। तो ये आपका एक अलग पॉइंट हो गया। तो आपने यहाँ पर सिंपल में क्या समझा कि मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ बट स्लो करता है, बट सोडियम मेटल बहुत फास्ट करता है। दूसरा आपने क्या देखा कि नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करता है, साथ में वो एयर के साथ भी जनरली रिएक्ट नहीं करता है, बट फॉस्फोरस जो है वो एयर के साथ जो है रिएक्ट कर जाता है बहुत फास्टली, इससे उसको वाटर के अंदर रखा जाता है। अब एसिड के साथ देखते हैं रिएक्शन। यहाँ पर वैसे तो फिलअप करने का एक्सपेरिमेंट का बोला गया है कि भाई इसको एक्सपेरिमेंट करके देखो कि ये क्या फॉर्म करता है, रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बट हाँ मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। सो यहाँ पर जो टॉपिक आ रहा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड, मीन्स हम लोग जो है मेटल और नॉन मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। अब देखो यहाँ पर आपको दो एसिड दिए गए हैं, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है और जो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक, इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड जो है तगड़ा है, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक से तगड़ा है, मीन्स ताकतवर है। डिल्यूट बोला गया है मीन्स हल्का पतला एसिड, लाइक आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालो और एक जग पानी में 1 चम्मच चीनी डालो, तो सिंपल सा बात है, एक गिलास पानी में जो चीनी होगा वो ज़्यादा मीठा लगेगा एक जग के मुकाबले। मतलब कि यहाँ पर जो है वो जो जग में पानी है वो थोड़ा डिल्यूट हो गया, वहाँ पर जो है आपका जो शुगर है ना वो उतनी डिल्यूट मात्रा में, बट वही यहाँ पर आपका ग्लास में क्या है, कॉन्सेंट्रेट है, मीन्स जो है थोड़ा गाढ़ा मात्रा में हो जाता है। सो यही यहाँ पर बताया हुआ है कि वो थोड़ा डिल्यूट मीन्स हल्के मात्रा में है। आप रूम टेम्परेचर और वॉर में बताया गया। अब सीधी सी बात है, रूम टेम्परेचर पे आप देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में किसी इन सब मटेरियल्स में से किसी को डालकर, और अगर वो रिएक्ट नहीं करता तो उसको वार्म टेम्परेचर में रिएक्ट करो, मतलब कि हल्का एसिड को गर्म कर दो। गर्म करने से होगा ये कि एसिड के अंदर जो वाटर होगा वो वापर बन जाएगा, इससे क्या होगा तो एसिड और गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ समझाते हुए कहा गया कि मैग्नीशियम को अगर आप करोगे तो मैग्नीशियम जो है ये चारों केस में जो है क्या होगा तो रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम चारों केस में रिएक्ट कर जाएगा। एल्यूमिनियम फॉयल भी चारों केस में आपका रिएक्ट कर जाएगा। आयरन फिलिंग भी आपका चारों केस में यहाँ पर रिएक्ट कर जाएगा, मीन्स सभी में। आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहे रूम टेम्परेचर में हो या उसको गर्म करके डालो, सब में वो रिएक्ट कर जाएगा। कॉपर जो है ये आपका, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रूम टेम्परेचर में डालोगे रिएक्ट नहीं करेगा, इवन वार्म टेम्परेचर में डालोगे रिएक्ट नहीं करेगा।
सल्फ्यूरिक एसिड जो कि थोड़ा तगड़ा होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक से, इसमें भी ये रिएक्ट नहीं करेगा। इवन यहाँ पर भी जो आपका ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो आप बोल रहे हो कि भाई ये कॉपर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है, तो इसका वजह मैं नीचे बताऊंगा, आप समझ जाओ। पहले यहाँ पर चारकोल देखो, ये यहाँ पर आपका रिएक्ट नहीं करेगा हाइड्रोक्लोरिक से, ठीक है। बट वही आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये थोड़ा तगड़ा होता है हाइड्रोक्लोरिक से, इस वजह से यहाँ पर आपका ये रिएक्ट कर जाएगा। सल्फर देखो, तो ये जो सल्फर है ये आपका चारों केस में रिएक्ट कर जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये कभी कभार कुछ ऐसे भी मटेरियल है जो कि रिएक्ट नहीं किए, आखिर ऐसा क्यों? तो देखो इसका वजह नीचे आपका दिया हुआ है। यहाँ पर देखो यहाँ पर जब आप रिएक्ट कराओगे, ठीक है, इज देयर एनी डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड दे कुड द पॉप साउंड इन सम केस व्हेन ड्यू टू व्हेन बनी। देखो ये तो एक्टिविटी पे है, जब एक्टिविटी आप करते हो ना तो एक लाइक मेटल्स को आप डालते हो ना एसिड में, तो वहाँ से हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस उसका फॉर्मेशन होता है। मेटल जब एसिड में डालोगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। और जब जैसे कि ये जार हो गया, एक जार ले लो आप, ठीक है, उसके अंदर एसिड है, उसके अंदर आप मेटल को डालें, ठीक है, मेटल मतलब कि जो कॉपर को छोड़ के लाइक आयरन डाले, मैग्नीशियम डाले, ऐसे मेटल्स को डाले, तो आपने ऐसे ही डाला तो उसके अंदर से जो है हाइड्रोजन गैस निकलेगा रिएक्ट होने के बाद। जो ये हाइड्रोजन गैस निकला, ठीक है, तो अगर आप क्या करोगे कि माचिस जलाकर या फिर मोमबत्ती ले जाओगे ना उस जार के पास, उसके ऊपर रखोगे ना, तो वो मोमबत्ती बुझ जाएगा एक पॉप साउंड के साथ। तो ये जो पॉप साउंड है ये इंडिकेट करता है हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस। सो आपको अगर एग्जाम में आता है कि पॉप साउंड किस चीज़ को इंडिकेट करता है तो आप बताना हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो ये बोला हुआ है कि जब भी नॉन मेटल अगर आप डालोगे एसिड में, यहाँ पर सिंपल देखो, नॉन मेटल अगर आप एसिड में डालोगे तो वो जनरली रिएक्ट नहीं करता, बट जो मेटल है वो रिएक्ट कर जाता है एसिड के साथ, और रिएक्शन के साथ वो जो है हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करता है, जो कि बर्न, जैसे कि आप उसको चेक करने के लिए वहाँ पर मोमबत्ती हो गया किसी चीज़ को जलाते हो ना, तो वहाँ से पॉप साउंड में वो चीज़ जलकर बुझ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि वहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस किस लिए है? पॉप साउंड से पता चलता है, कुछ जलता हुआ चीज़ वहाँ पर आप ले जाओगे तो ना। कॉपर जो है मेटल है, बट ये जो है आपका रिएक्ट नहीं किया। देखो हमने क्या देखा यहाँ पर, जो मेटल्स होते हैं मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, लेकिन कॉपर क्या है, कॉपर मेटल है बट ये रिएक्ट नहीं किया एसिड के साथ। ऐसा क्यों? तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, इसके साथ रिएक्ट नहीं किया, चाहे वो गर्म भी किया जाए तब भी नहीं किया, बट ये रिएक्ट कर गया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अभी आप बोलोगे कि सर आपने तो ये बोला कि ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं किया, तो हाँ बात सही है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड इससे रिएक्ट नहीं किया क्योंकि ये डिल्यूट है, वही अगर ये कंसनट्रेटेड होता तब ये रिएक्ट कर जाता। यहाँ पर देखो नीचे आपका लिखा तो गया है कि कॉपर जो है रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बट यहाँ पर डिल्यूट नहीं लिखा गया है, ध्यान देना। यहाँ पर कॉपर किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है? कॉन्सनट्रेटेड मीन्स गाढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वो भी हीट होने के बाद, ठीक है ना, हीट होने के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉपर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं किया, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक हो या फिर कंसनट्रेटेड हो, दोनों के साथ नहीं किया, इवन हीट करने के बाद भी। लेकिन कॉपर जो है जब सल्फ्यूरिक एसिड में डाला गया जो कि कॉन्सनट्रेटेड है, ध्यान देना, कॉन्सनट्रेटेड नॉट डिल्यूट, ठीक है, उसके साथ ये रिएक्ट कर गया, बट सल्फ्यूरिक एसिड भी गर्म होने पर, मीन्स उसको हीट करने के बाद। तो ये आपने समझ लिया कि चलो कुछ ऐसे ही मेटल होते हैं जो कि जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। इसका भी वजह है, इसका वजह है रिएक्टिविटी, आप सीरीज जिसको कह सकते हो, जो कि 90 का टर्म है, जिसमें बताया जाता है कौन मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। सिंपल में कहूँ तो आपके क्लास में जो बच्चे होंगे उसमें से कोई बच्चा ज़्यादा ताकतवर होगा, कुछ उससे थोड़ा सा कमजोर होगा। तो इस तरीके से जो है मेटल्स में भी देखा जाता है कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम कौन है, ये सब चीज़ उस पर डिपेंड होता है कि वो किसी के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं। अब देखो कोई कमज़ोर बच्चा कभी किसी ताकतवर बच्चे से जाएगा लड़ने के लिए, सीधी सी बात है वो पिट कर आ जाएगा। वही बात यहाँ पर भी है, जो कम एकदम लेस रिएक्टिव होते हैं वो भी जल्दी जो है किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़ के साथ जल्दी। वही हाईली रिएक्टिव होते हैं उसमें क्या वो एकदम से रिएक्ट करते हैं, एकदम आते हैं। वही यहाँ पर भी केस एक तरीके से। चलो रिएक्शन विथ बेस बताया हुआ है। चलो व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट? यहाँ पर अभी हमने देखा हाइड्रोजन गैस का। मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर जो है मेटल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? जब भी हाइड्रोक्साइड जब भी आए ना तो वो बेस होता है, 9th में बताया गया, बट देखो 8th क्लास में पहले ही बता दो, इसमें बहुत जो है एकदम बेसिक भी नहीं बताया रहता है यार, एकदम कंफ्यूज कर दिया जाता है। बट मैं बता दूँ हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है। सो हाँ यहाँ पर मेटल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट, मीन्स ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। मेटल एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ भी कर रहा है, और वो प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन गैस। हाँ लेकिन एक्सेप्शन में ये आ जाएगा कुछ मेटल जल्दी रिएक्ट नहीं करते जैसे कि कॉपर। बट नॉन मेटल है ये आपका बेस के साथ रिएक्ट करता है, बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि हाँ करता है बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए यहाँ पे नहीं बताया गया, ये भी 9th में बताया गया है, बहुत
भाई 8 क्लास बहुत ज़्यादा आपके लिए कन्फ्यूज़न है, बट हाँ मैं यहाँ पर बहुत चीज़ जो आपका 9th का चीज़ टर्म बता के कन्फ्यूज़न क्लियर कर रहा हूँ ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको एकदम ईजी में समझो। मान लो एक कमज़ोर बच्चा किसी बेंच पर बैठा हुआ है, ठीक है। अब कोई ताकतवर बच्चा आता है, उसको उस बेंच पे बैठना है, तो सीधी सी बात है वो ताकतवर बच्चा आएगा, उसको डांटेगा, मारेगा, उसको वहाँ से भगा देगा, बस उसके पास उतना पावर है, इससे उसको भगा दे रहा है। तो यहाँ पर ताकतवर बच्चे ने कमज़ोर बच्चे से उसका बेंच छीन लिया, वहाँ से उसको भगा दिया। लेकिन अब देखो कोई ताकतवर बच्चा किसी बेंच पे बैठा हुआ है, कोई कमज़ोर बच्चा आता है, वो सोचता है कि यार मुझे उस बेंच पे बैठना है, लेकिन वो कमज़ोर है, सीधी सी बात है लड़ने भी जाएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो सिंपल सा बात है वो वहाँ से जाएगा, वो लड़ने नहीं जाएगा, और ताकतवर बच्चा जो है उसको वो नहीं हटा पाएगा। तो चलिए यहीं पर ये चीज़ है। ये जो बीकर में आप देख रहे हो कॉपर सल्फेट डाला गया, फिर जिंक डाला गया है, फिर कॉपर सल्फेट और आयरन डाला गया है, जिंक सल्फेट और कॉपर डाला गया टर्निंग, आयरन सल्फेट कॉपर डाला गया, जिंक सल्फेट आयरन डाला गया, मतलब यहाँ पर जो है कुछ रिएक्ट कराने का बात किया गया है। तो यहाँ पर देखो बताया हुआ है, देखो जो आपका बीकर ए है जिसके अंदर जिंक है आपका और कॉपर क्या है आपका कॉपर सल्फेट है। तो ये जो जिंक है ये कॉपर सल्फेट में जो सल्फेट है उसको डिस्प्लेस कर देता है। मतलब कि यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है जो कि ब्लू कलर का होता है, एक सेकेंड इसको मैं आपको पॉइंट आउट कर दूँ। कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है आपका? ब्लू। याद कर लेना, ये 1 नंबर में पूछ देता है यार, पूछा था मुझे भी याद है, क्लास 8 में पूछ दिया था, बहुत मुश्किल से तुक्का मारना पड़ा था, बट हाँ सही था यार, उतना भी क्लास 8 में याद नहीं हो पाता है किसी को। सो हाँ देखो ब्लू कलर में हो गया, ये आपका कॉपर सल्फेट होता है। बट यहाँ पर जो जिंक है ये कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है। इसने क्या किया कि जो कॉपर सल्फेट से जो सल्फेट है ना इसको छीन लिया, और यहाँ पर ये जिंक सल्फेट बन गया, और जो कॉपर था वो बेचारा अकेला हो गया, इसलिए वो जो है बीकर में नीचे बैठ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यही दिखाया हुआ है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट था पहले, आराम से सल्फेट के साथ जिंक जो है वो आया, उसने सल्फेट छीन लिया, यहाँ पे जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर अकेला हो गया। कॉपर जो अकेला क्या है रेड कलर का है, बट कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है। जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, और वही जिंक जो है ये आपका लाइट ग्रे टाइप का होता है, ठीक है ना, उसी टाइप में समवट लाइट ब्लूइश या इस टाइप से रहता है, ठीक है। आई एम कन्फ्यूज, सो इसको आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। वैसे नाउ यू कैन राइट डाउन, जैसे जो बीकर बी है इसमें आप देखो क्या है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है और आयरन है। यहाँ पर जो आयरन है ये कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है, मीन्स रिएक्टिव है। तो इस वजह से आयरन जो है ये कॉपर से उसका सल्फेट छीन लेगा, तो यहाँ पर आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर हो जाएगा अकेला। तो आप देख सकते हो कि ए बी में क्या हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, मतलब कि कॉपर सल्फेट में सल्फेट निकल के चला गया जिंक के पास, मीन्स डिस्प्लेस कर गया। इवन जो सेकंड में भी आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट में ही हो रहा है कि कॉपर सल्फेट में से सल्फेट निकल के चला गया आयरन के पास, यहाँ पर भी डिस्प्लेस हो रहा है। बट आप देखोगे सी डी ई जो ये 3 हो गए ना, सी डी और ए, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब जिंक सल्फेट और कॉपर में आप देखो सिंपल सा बात है, जिंक सल्फेट, जिंक जो है ये कॉपर से ताकतवर है, इसलिए कॉपर जो है जिंक से सल्फेट नहीं निकाल पाएगा, इससे यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए कॉपर यहाँ से सल्फेट नहीं निकाल पाएगा, इस वजह से यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा ना। जिंक हो गया और आयरन नहीं हो गया, इसका तो बात ही हटा दो, यहाँ पर ये रिएक्ट ही नहीं करने वाले हैं, तो यहाँ पर भी कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सी डी में कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो आखिर ये क्यों नहीं हो रहा है, तो देखो यहाँ पर मैंने अभी बता दिया आपको कि हाईली रिएक्टिव में जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो कमज़ोर से छीन लिया, लेकिन जो कमज़ोर होता है वो ताकतवर से नहीं छीन पाता, इससे कोई यहाँ पर रिएक्ट नहीं हो रहा है सी डी ई में। चलो इसका वजह यहाँ पर देखो, साइंस इज आर्बिट्रेरी, इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट। मतलब कि साइंस जो है ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होता है, साइंस में जो भी चीज़ है वो फैक्ट होता है। फैक्ट मतलब जो चीज़ प्रूव है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी चीज़ लिख दिया उसको साइंस मैंने मान लिया, ऐसा नहीं। साइंस में वही चीज़ होते हैं जो कि आपके फैक्ट होते हैं, जो कि पहले से प्रूव किए जाते हैं। यहाँ पर वही चीज़ बताया कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया था, इसलिए वो जो है कॉपर से उस सल्फेट जो है वो अलग कर देता है। आयरन भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो वहाँ पर उससे अलग कर देता है। बट वही जो है जो मोर रिएक्टिव जो मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स जो है उसमें से रिप्लेस कर देते हैं। मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, बट अ लेस रिएक्टिव मेटल कांट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था स्टूडेंट्स का, ठीक है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई देर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पर इससे आप समझ गए कि सी डी में क्या था, तो यहाँ पर आयरन सल्फेट था, आयरन जो है उसके पास सल्फेट है मानो, ठीक है, आयरन सल्फेट, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, में ज़्यादा ताकतवर, इसलिए कॉपर जो है आयरन सल्फेट से सल्फेट नहीं निकाल पाए, इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ। तो यही चीज़ सी डी ई में हुआ है।
नाउ मैटर नॉन मैटर का यूजेस को। सो यहाँ पर आप सिंपली समझ गए होंगे कि आखिर एक ऐसा हुआ। नाउ यहाँ पर आता है यूजेस ऑफ मैटर्स एंड नॉन मैटर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेटल है ये आपका ऑटोमोबाइल हो गया, एरोप्लेन हो गया, मशीनरीज जैसे ट्रेन्स हो गया, सैटेलाइट हो गया, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये मेटल्स का यूज़ हो गया। ना नॉन मेटल का देखो भाई, नॉन मेटल का भी तो यूज़ जाना जरूरी है। तो देखो डे टू डे लाइफ में जो हम लोग ब्रीथ करते हैं वो क्या है, तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एक क्या है, नॉन मेटल है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है भाई ना। दूसरा क्या है, जो प्लांट हो गया जिसको हम लोग फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक है, उसको और अच्छा करने के लिए, तो वो कौन सा हो गया, फॉस्फोरस हो गया। ना नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर जो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, मतलब और अच्छा बनाने के लिए। याद कर लेना, क्लोरीन इसका आंसर होता है, क्लोरीन। ये वैसे बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है जो कि हर जगह पूछा जाता है कि वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा नॉन मेटल यूज़ होता है, तो वो है क्लोरीन। नाउ नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। मतलब जो भी घाव होता है ना उसके ऊपर एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये आयोडीन हो गया। ठीक है, आयोडीन एक नॉन मेटल है। नाउ नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर्स, तो ये आपका हो जाएगा सल्फर। देखो सल्फ़र जो है ये क्रैकर्स में यूज़ किया जाता है क्योंकि हाँ ये रिएक्टिव होता है। इवन जो है सल्फ़र का जो बेस्ट एग्जांपल आप लोग देखना चाहो ना, तो अपना जो माचिस जो आपके घर में होगा ना, मैच स्टिक, उसका जो मैच स्टिक का ऊपर आप देखते हो जो परत लगा रहता है उसके अंदर सल्फ़र होता है। सल्फ़र भी होता है, पोटेशियम भी होता है, बट उसके अंदर सल्फ़र भी मिक्सड होता है। तो आप समझ सकते हो कि भाई हाँ, जो सल्फ़र माचिस का ये हो गया आपका ऊपर का लगा हुआ जो पार्ट होता है, देन माचिस का जो डिब्बा होता है उस साइड में, उसमें सल्फर पोटेशियम ये सब होते हैं। तो हाँ सल्फर उसमें यूज़ किया जाता है। तो आप एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो। तो यहाँ पर नॉन मेटल मैटर का एग्जांपल देख लिया, उनका देख लिया कि वो कैसे होते हैं, इवन सारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लिया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देख लिया कि कुछ होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं, लाइक मेटल जो है वो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट हाँ बेस के साथ रिएक्ट करता है, बस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। और हमने देख लिया यहाँ पर कि जो मेटल हो गया ये एसिड बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद H2 प्रोड्यूस करता है, मीन्स हाइड्रोजन गैस हो गया। इवन जो है हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख ली हैं, मेटल्स का डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है, लस्ट्रस हो गया, सोनरस हो गया, ये सब देख लिया। तो इस तरीके से हमने जान लिया डिफरेंस मेटल और नॉन मेटल्स को। आशा करूँगा वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने इवन सारे एक्टिविटीज़ भी कवर किया क्योंकि अभी ऐसा पेंडेमिक जो है इस वजह से आप लोग एक्टिविटीज़ शायद नहीं कर पा रहे होगे, इसलिए मैंने कवर कर लिया इसको। सो हाँ, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका आंसर बहुत जल्दी दे दूँगा। और हाँ, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। क्लास 8 था, सो यहाँ पर मैंने क्लेरिफाई करना चाहा बहुत चीज़, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ था वो 9th और 10th से रिलेटेड था, बट क्लास 8 में बेसिक बताया गया था, फिर ही मैंने उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे शेयर अपने दोस्तों से ज़रूर करें। सो हाँ।